Hello everyone, welcome to our channel Genji Edu. So last time we have done up to tapetum. Tapetum की हमने ओनली डेफिनेशन पढ़ी थी एंड हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ा था एंड एंडोमाइटोसिस पढ़ा था. तो tapetum में क्या होता है एक बार रिवीजन ले लेते हैं. tapetum क्या होती है, वन सेल थिक लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है क्योंकि जो क्या कहते हैं मिडल लेयर जो है वो अपना सारा न्यूट्रिशन टेपिटम को दे देती है. इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें सबसे पहले सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन बाद में जो सेल्स है वो पॉलीप्लॉयड बन जाते हैं और बायोन्यूक्लिएटेड या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं. बायोन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड बनने से या फिर पॉलीप्लॉयड बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो डीएनए का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि वर्किंग एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज़ हो गई. वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई तो ये थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, इनके अंदर वाले सेल्स कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को अपना फूड देंगी. ठीक है, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टेपिटम. ठीक है, तो इसके नेक्स्ट हम शुरू करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेपिटम. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेपिटम. Let's talk about the functions of tapetum. टेपिटम के कौन कौन से फंक्शंस होंगे. ठीक है, टेपिटम क्या करते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को अपना फूड प्रोवाइड करते हैं और जो पोलन ग्रेन्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को अपना फूड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन to microspore mother cells. Nutrition to microspore mother cells and developing pollen grains. माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना बाद में जाके, एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है, आगे समझ. अब ये क्या करता है, टेपिटम एक सिंथेसाइज मतलब एंजाइम्स को बनाता है और उन्हें सिक्रीट करेगा. एंजाइम्स बनाएगा और एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा. सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं बनाता है, ये क्या क्या चीज़ें बनाता है, एक तो स्पोरोपोलिनिन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है. ठीक है, और बनाता है पोलन किट. अभी ये जो स्पोरोपोलिनिन और पोलन किट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट. ये सारे काम टेपिटम के हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें करता है ये, सिंथेसाइज और सिक्रीट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्पोरोपोलिनिन एंड पोलन किट. ठीक, ये सब चीज़ें ये सिंथेसाइज बनाता भी है और सिक्रीट भी करता है. ठीक है, आ गई समझ. अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब एक जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन बनने का, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, देखो ये एंजाइम, ये आपने टेपिटम के फंक्शंस लिख लिए. इसके बाद हम इसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनना. ठीक है, अब ये जो है दिस वन इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल. कल हमने पढ़ा था ना माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा होता है, अंदर वाला सबसे. माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस इज़ रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस हुई तो इसके ऐसे 4 पार्ट्स हो गए. अब इसमें क्या होता है कि सेल्स पूरा सेपरेट नहीं होता, सेल अंदर से सेपरेट होगा. बाहर से ये इसके ऊपर किसकी डिपोजिशन होता है, बताती हूँ अभी. देखो इसके ऊपर डिपोजिशन होता है कैलोस का, बाहर से इसके ऊपर डिपोजिशन होता है कैलोस का. ये 4 सेल्स बन गए, अंदर से डिवाइड होके मियोसिस होके ये 4 सेल्स बन गए. ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है 2n, ये 2n होता है, ये 4 सेल्स हेप्लॉयड बन गए और ये बाहर से जुड़ा हुआ होता है पूरा स्ट्रक्चर किससे, कैलोस से. ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं टेट्राड. टेट्राड का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स. टेट्राड का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स. टेट्रा मीन्स 4, सो टेट्राड इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद क्या होता है, कैलेज एंजाइम आता है. कैलेज एंजाइम, देखो एंजाइम क्या करते हैं, या तो ब्रेक डाउन का काम करते हैं ना, तो एंजाइम जो है ये कैलेज, एज का मतलब ब्रेक डाउन. कैलेज जो एंजाइम है ये कैलोज को ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है,
क्या करेगा, डिजोल्व्स कैलोस, डिजोल्व्स कैलोस को ये डिजोल्व कर देगा, ठीक है। और जो कैलेज एंजाइम है वो कौन सिक्रीट करता है, टेपिटम, सिक्रीटेड बाय टेपिटम। तो टेपिटम का एक और फंक्शन हो गया कि कैलेज का सिक्रीशन सिक्रीटेड बाय टेपिटम। ये सारे याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो अभी कैलोस जो है यहाँ से डिज़ोल्व हो गया तो ये सारे सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इन सेल्स को अलग अलग बना लो, ठीक। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन हो गया। ये होता है 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारा क्या होता है, 2n। ये सारे अंदर n बन गए, तो इनको अलग होकर हमने n लिख दिया, ठीक है। आगे समझ। अब क्या है कि हमारे पास ये जो बने इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। आगे समझ। अब माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब इससे बनेगा पोलन ग्रेन। देखो ये हो गया ये माइक्रोस्पोर। इसके बाहर क्या आ जाता है, पोलन ग्रेन कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। जो ये है पूरा पोलन ग्रेन, ठीक है। ये वाली जो आउटर कवरिंग है ये कवरिंग है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहेंगे, एक्साइन। एक्साइन क्या होती है, कैसा नेचर होता है इसका, इरेगुलर, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है ना, इरेगुलर होती है। ये थिक होती है बहुत ज़्यादा और हार्ड होती है। इरेगुलर, थिक और हार्ड इसका नेचर होता है, ठीक है। एक्साइन क्या सिक्रीट करता है, एक्साइन क्या सिक्रीट करता है, स्पोरोपोलिन और पोलन किट। देखो हमने पढ़ा था कि टेपिटम सिक्रीट करता है स्पोरोपोलिन एंड पोलन किट, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना हाँ। तो एक्साइन के ऊपर, एक्साइन में क्या क्या होता है, स्पोरोपोलिन होती है और पोलन किट होती है। एक्साइन के अंदर क्या क्या होती है, स्पोरोपोलिन और पोलन किट। और एक्साइन कौन सिक्रीट करता है, एक्साइन भी सिक्रीट करता है टेपिटम, सिक्रीटेड बाय टेपिटम। टेपिटम जो चीज़ें सिक्रीट करता है उनसे मिलकर एक्साइन बनते हैं। टेपिटम क्या सिक्रीट करते हैं, स्पोरोपोलिन एंड पोलन किट। और एक्साइन के अंदर क्या होता है, स्पोरोपोलिन एंड पोलन किट। आगे समझ में, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली ये वाली जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं इंटाइन। इसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। इसका नेचर क्या होता है, ये किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है प्लस सेलुलोज से बनी होती है। किस से बनी होती है ये इंटाइन, किस से बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज से। और इसका जो नेचर होता है ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये हार्ड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एक्साइन हार्ड होता है, इंटाइन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, अभी हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये पोलन ग्रेन। ऐसे बनता है पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, नोट डाल के लिख लेना आप, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ स्पोरोपोलिन और पोलन किट के बारे में बताती हूँ, एंड 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। बोर्ड एग्जाम में आता है, ये पूरा प्रोसेस भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, टेपिटम के फंक्शंस भी आ सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस अभी मैं बताऊँगी, स्पोरोपोलिन और पोलन किट क्या होती है वो आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, आता भी है। और इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आते हैं नीट में हमेशा, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, आए भी हुए हैं बोर्ड्स में, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ नोट, इधर हम नोट डाल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोरोपोलिन। व्हाट इज स्पोरोपोलिन, ये क्या करता है कि जो पोलन ग्रेन की डिग्रेडेशन को बचा लेता है, पोलन ग्रेन डिग्रेड ना हो, इसीलिए इसके लिए स्पोरोपोलिन हेल्प करते हैं। मतलब पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए स्पोरोपोलिन हेल्प करता है। और जो स्पोरोपोलिन है वो कौन सिक्रीट करता है, टेपिटम। स्पोरोपोलिन कौन सिक्रीट करता है, टेपिटम। आगे समझ। तो क्या आएगा, प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। और सिक्रीटेड बाय टेपिटम, ठीक है। आगे समझ में। स्पोरोपोलिन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को डिग्रेड होने से बचा लेता है, उसका डिस्ट्रक्शन होने से बचा लेता है। और ये कौन सिक्रीट करते हैं, टेपिटम। किसके अंदर होता है, एक्साइन के अंदर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है पोलन किट। पोलन किट में क्या क्या होते हैं, पोलन किट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। क्या क्या होती है, जैसे कि फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स, शुगर्स, म्यूसिलेज,
म्यूसिलेज मतलब स्टिकी सब्सटेंस होते हैं म्यूसिलेज एक, और एक होता है कैरोटिनॉइड्स। ये शाइन प्रोवाइड करते हैं, अभी मैं इसके आगे बताऊंगी। फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स, दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, शुगर्स एंड ये म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज जो है वो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। कैरोटिनॉइड्स, एक कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स आपने प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद हम ये इसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। देखो अब ये सब चीज़ें हैं, तो शुगर्स वगैरह है, लिपिड्स हैं, ऑयल्स है, फैट्स है, तो ये किसको अट्रैक्ट करती है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी ना। इसमें शुगर है तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोलन किट की वजह से पोलन किट की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है पोलन ग्रेन की तरफ, ठीक है। क्योंकि पोलन किट में बहुत सारी चीज़ें जो इंसेक्ट को चाहिए होती है, इसीलिए जो इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसकी वजह से? पोलन किट की वजह से अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। कौन सिक्रीट करते हैं इसे भी? पोलन किट को कौन सिक्रीट करते हैं? सिक्रीटेड बाय टेपिटम। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये मतलब कह सकते हो आप दोनों में ही आता ही है। इसके बाद तो ये किस में होगा? ये वो मेनली उन्हीं फ्लावर्स में होगा जो इंसेक्ट जिनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। मेनली उन्हीं फ्लावर्स में होगा जिनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। इंसेक्ट से पोलिनेशन मतलब जो जिनमें इंसेक्ट्स पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करते हैं, ये उन्हीं फ्लावर्स में होगा ना मेनली। तो क्या आएगा? मेनली इन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। पोलन किट किस में होती है? मेनली इन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, पोलन किट मेनली किन में होते हैं? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं वो लिख लेना। क्या क्या है, जैसे कि व्हीट और राइस जो होते हैं ना, उनके पोलन ग्रेन्स का सर्वाइवल पीरियड बहुत कम होता है। व्हीट और राइस के पोलन ग्रेन्स का सर्वाइवल पीरियड बहुत कम होता है। कितना होता है? ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। व्हीट और राइस के पोलन ग्रेन्स का सर्वाइवल पीरियड 30 मिनट्स होते हैं सिर्फ, बहुत छोटा है ये, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स में फॉसिल बनते हैं, मतलब जो प्लांट से फॉसिल बनते हैं वो मेनली किसकी फॉर्म में होते हैं? पोलन ग्रेन की फॉर्म में। मतलब जब भी हम पेट्रोलियम अगर हम चाहिए, पेट्रोलियम अगर हमें प्लांट सोर्सेज से मिल रहा है तो वो किससे? मेनली जो उसका सोर्स होगा वो पोलन ग्रेन होगा प्लांट्स में, ठीक है। आगे समझ। तो क्या आएगा? तो दोनों लाइन्स यहाँ पर लिख लो, मैंने आपको समझा दिया। अब लिख लो कि पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस have very short survival period. Short survival period of 30 minutes. इम्पॉर्टेंट है ये, दोनों में आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड्स में भी, ठीक है। और क्या कि मैक्सिमम फॉसिल इन प्लांट्स इज ऑब्जर्व्ड। जो प्लांट्स की सोर्सेज से हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है तो वो मेनली उनका जो सोर्स होता है प्लांट्स में वो होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो मैक्सिमम फॉसिल इन प्लांट्स इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्या बता रहा है? एक फॉसिल फ्यूल का इंडिकेशन है ना, इंडिकेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की। यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे फॉसिल फ्यूल हो सकता है, तो इंडिकेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या? जैसे पेट्रोलियम। आगे समझ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे, टेपिटम हमारा हो चुका है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस करके क्या बनता है? अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा, मियोसिस करके क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पोलन ग्रेन। ये अभी हम प्रोसेस पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। ये क्विक रिकैप था। अब देखो क्या होता है, जैसे जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो क्या होता है? डायसेंस होते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन जो है वो निकल के आ सके। पोलन ग्रेन्स जब भी बन जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? डायसेंस हो जाता है, एंथर में डायसेंस हो जाता है, जिससे कि पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल के आ सके, ठीक है। तो क्या होता है? जो 2 माइक्रोस्पोर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 माइक्रोस्पोर्स। देखो आपको इधर बताती हूँ, देखो यहाँ पे देखना,
ये एक माइक्रोस्पोर है और ये दूसरे वाला माइक्रोस्पोर है। ये एक माइक्रोस्पोर है, ये दूसरा माइक्रोस्पोर है। इनके बीच में ये वाला जो टिश्यू होता है इसको कहते हैं स्टेराइल टिश्यू। हमने पीछे पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था, इसको कहते हैं स्टेराइल टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, जैसे पोलन ग्रेन सारे बन जाते हैं, डायसेंस होने वाली होती है, तो ये क्या होता है, स्टेराइल टिश्यू जो है ये ब्रेक हो जाता है और ये जो दोनों है ये मर्ज हो जाते हैं। जहाँ पोलन ग्रेन्स बन गए, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स बन गए, स्टेराइल टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? देखो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले आप लिखो फिर मैं बताती हूँ। स्टेराइल टिश्यू ब्रेक्स मैंने बता दिया कब होता है ब्रेक, जब सारे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो जब सारे पोलन ग्रेन्स बन गए, स्टेराइल टिश्यू ब्रेक हो जाता है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और डायसेंस हो जाता है। कहाँ से? स्टोमियम वाली स्पेस से। जो स्टोमियम वाली स्पेस होती है, स्टोमियम मैंने आपको बताया था, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये जो इन दोनों माइक्रोस्पोर के बीच में ये स्पेस होती है इसको हम कहते हैं स्टोमियम। मैंने आपको बताया था ये कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, स्टेराइल टिश्यू ब्रेक्स। अब एक पॉइंट और है कि जो टेपिटम है वो सिक्रीट करते हैं यूबिस बॉडीज़। टेपिटम सिक्रीट्स यूबिस बॉडीज़। बताती हो यूबिस बॉडीज़ क्या होता है। ठीक है, यूबिस बॉडीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूबिस बॉडीज़ में क्या क्या आता है। यूबिस बॉडीज़ में आता है प्रोयूबिस बॉडीज़, प्रोयूबिस्क बॉडीज़ प्लस स्पोरोपोलिन। इसको हम कहते हैं यूबिस बॉडीज़, स्पोरोपोलिन। आगे समझ। प्रोयूबिस बॉडीज़ क्या होती हैं? फैट बॉडीज़। क्या होती है? फैट बॉडीज़। इसमें अब देखो मैं क्या बता रही हूँ, टेपिटम जो है वो सिक्रीट करते हैं यूबिस्क बॉडीज़, जो कि यूबिस्क बॉडीज़ कहाँ डिपॉजिट होती है? डिपॉजिटेड ऑन पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलिन देखो हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन पे डिपॉजिट होता है। फैट बॉडीज़ भी हमने पढ़ी थी, पोलन ग्रेन पे डिपॉजिटेड होती है। तो फैट बॉडी और स्पोरोपोलिन को मिला के क्या कहते हैं? यूबिस्क बॉडीज़। तो यूबिस्क बॉडीज़ आर डिपॉजिटेड ऑन पोलन ग्रेन। हम ये पढ़ चुके हैं, पर उसका नया नाम रख दिया यूबिस्क बॉडीज़। आगे ध्यान रखना ये बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको जो बताया ना कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एंडोथीशियम ब्रेक होगा। सबसे पहले एंडोथीशियम ब्रेक होगा। एंडोथीशियम की लाइनिंग कनकेव होती जाएगी ना, मैंने आपको बताया था उसमें क्या कहते हैं, जब मैं आपको पढ़ाई थी डायसेंस, तब मैं डायसेंस समझाया था ना मैंने आपको पार्ट 1 में। उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो एंडोथीशियम की सेल्स है उसमें इनर एंड रेडियल वॉल्स पे कैलोस का डिपोजिशन होता है, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने की वजह से उसकी आउटर वॉल जो है वो कनकेव हो जाती है। इसकी वजह सरफेस प्रेशर आया, सरफेस प्रेशर आने की वजह से जो स्टोमियम की सेल्स हैं वो एक तो एंडोथीशियम की सेल्स तो वो कर ही जाएंगी ब्रेक, एंडोथीशियम जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, एंडोथीशियम ब्रेक करेगा तो टेपिटम भी ब्रेक करेगा। एंडोथीशियम के अंदर वाला टेपिटम भी अपना सारा न्यूट्रिशन ब्रेक करके किसको दे देता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे वो पोलन ग्रेन बनाती है। ठीक है, अब एंडोथीशियम ब्रेक हो गया। एंडोथीशियम जब ब्रेक होता है तो साथ में स्टोमियम की सेल्स जो लूजली अरेंज होती है वो भी ब्रेक होंगी। स्टोमियम की सेल्स के पास ही स्टेराइल टिश्यू होता है, स्टेराइल टिश्यू भी ब्रेक हो जाता है जब डायसेंस होता है। ठीक है, तो जब एंडोथीशियम ब्रेक होगा, टेपिटम ब्रेक होगा, उसके बाद स्टेराइल टिश्यू ब्रेक होगा, तब डायसेंस होगा। ठीक है, आगे समझ में। सो व्हेन एंडोथीशियम, मैंने आपको पीछे वाला भी पूरा रिकैप दे दिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ना वो इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। व्हेन एंडोथीशियम, टेपिटम, स्टेराइल टिश्यू ब्रेक्स, तब क्या करते हैं? जब स्टेराइल टिश्यू ब्रेक करेगा, स्टेराइल टिश्यू 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में होता है, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो पोलन ग्रेन बना लेते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया मिक्स होंगे तो क्या होगा? द टू स्पोरेंजिया मिक्सेस एंड डायसेंस टेक्स प्लेस। तो अब डायसेंस हो गया, मिक्स हो गए सारे जो सेल्स, जो स्टोमियम वाली सेल्स है वो ब्रेक होगी और डायसेंस हो गया। डायसेंस टेक्स प्लेस किससे? बाय ब्रेकिंग ऑफ सेल्स ऑफ स्टोमियम। स्टोमियम की सेल्स लूजली अरेंज होती है तो वो ब्रेक हो जाती है बाय ब्रेकिंग ऑफ सेल्स ऑफ स्टोमियम। आ गया समझ में? ठीक, अब है हमारे पास
अच्छा चलो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हम इसके सारे जो जितने भी क्वेश्चंस है, देखो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं वीडियो के साथ ही कराऊंगी, ठीक है। इस वाले चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको वीडियो के साथ कराऊंगी, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो मैं आपको एंड में कराऊंगी। एंड में जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, इस चैप्टर की एनसीईआरटी का एक अलग सेशन रखेंगे, या तो लाइव रखेंगे या फिर रिकॉर्डेड रखेंगे, वो हम सोचेंगे। उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर पढ़ लिया, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं वो पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जो हमने प्रोसेस पीछे पढ़ा था ना, एक बार हमने बताया था कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, और फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स। उस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है, फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे समझ में, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब वो कैसे होती है एक बार देख लो दोबारा से। मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये इधर अंदर का दूसरा कंटेंट है, तो ये क्या होगी हमारे पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक में ये दोबारा पढ़ते हैं बड़ी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। आगे समझ में बात। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड इसमें क्या होता है, वो स्टेप को हमने एक ही म्योसिस में पढ़ लिया था पर, लेकिन म्योसिस में 2 स्टेप्स होते हैं। कौन सी होती है, म्योसिस 1। एक तो होती है म्योसिस 1, ये होती है म्योसिस 1। इसके बाद म्योसिस 1 होके क्या हुआ, म्योसिस 1 इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। म्योसिस 1 होके ये 2 सेल्स बन गई। अब क्या होगी, म्योसिस 2 होगी। एक बार म्योसिस होगी, लेकिन अब दोबारा से म्योसिस होगी ताकि 4 सेल्स बनी। तो हमें क्या, ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके वाले ये वाला पार्ट है ना, इसी के न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स बने। इनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्योसिस 1 हुई, 2 सेल्स बने, म्योसिस 2 हुई, 4 सेल्स बने, ये 4 सेल्स बन गए। और इनके बाहर मैंने आपको बताया था किसका डिपोजिशन होता है, कैलोस का, ठीक। ये हुआ, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने पढ़ा था पीछे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4 सेल्स का ग्रुप, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो डिपोजिशन थी ये किसकी थी, कैलोस की। कैलोस की डिपोजिशन थी ना यहाँ पे। ये क्या है कि ये सिर्फ अंदर से सेपरेटेड है, बाहर से इनमें कैलोस का डिपोजिशन है, बाहर से चिपके हुआ है, अंदर से सेपरेटेड है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हुआ। माइक्रोस्पोर टेट्राड के सभी सेल्स क्या है, एन। ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, याद रखना है। ये 2n था, इसके बाद म्योसिस का पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ तो ये सारे एन बने। अब क्या आता है हमारे पास, कैलेज एंजाइम आएगा। कैलेज एंजाइम क्या करेगा, कैलोस को कैलेज एंजाइम क्या करेगा, कैलोस का डिसॉल्व करेगा। कैलोस को डिसॉल्व करेगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा 4। तो हमने 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बना लिए, एन 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 एन। ये क्वेश्चन अभी आपको आ सकता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने। अब इतने माइक्रोस्पोर बने तो एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बनेगा, तो 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे ना। तो अभी हम एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बना के दिखा रहे हैं, लेकिन 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे, इस टॉपिक को ध्यान से कर लेना बस। तो अब ये एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बन गया, ठीक है। तो पोलन ग्रेन भी एन हुआ, एक माइक्रोस्पोर एन है तो पोलन ग्रेन भी एन होगा, है ना। ये हमने पढ़ लिया था, ये क्या होता है, ये होती है एक्साइन, और ये वाली जो अंदर वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। हमने पढ़ चुके थे ये, ठीक है। आगे समझ में ये प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे समझ। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर एक्चुअली में पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेट्राड, टाइप्स ऑफ
टेट्राड। टेट्राड कितने टाइप्स के होते हैं? देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये बना था ना टेट्राड, तो ये पढ़ेंगे ये जो टेट्राड है ये कितने टाइप्स का होता है, ये कैसे कैसे मतलब किस किस शेप में ये टेट्राड बन सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेट्राड। ये नीट में भी आते हैं, नीट में ही आते हैं वैसे मोस्टली ये। ठीक, इस टाइप का जो टेट्राड होता है इसको हम कहेंगे आइसोबाइलेटरल। इसको क्या कहेंगे? आइसोबाइलेटरल। इस टाइप का जो टेट्राड होगा इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। और इसमें जो सारी सेल्स है ये इसमें 4 सेल्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 ये तो सामने दिख रही है, एक सेल पीछे भी होती है। ठीक है, वो दिख नहीं रही आपको, लेकिन 4 सेल्स होंगी और इक्वल साइज़ की होंगी चारों। ठीक है, चारों इक्वल साइज़ की होंगी। उसके बाद आता है हमारे पास ये है हमारे पास लीनियर टेट्राड। क्या है? लीनियर टेट्राड। उसके बाद हमारे पास है इसको हम कहते हैं टी शेप्ड टेट्राड। टी शेप्ड टेट्राड, आगे समझ। उसके बाद जो लास्ट वन है उसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं डेक्यूसेट टेट्राड। देखो ये नीट का है, ये नीट का पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, नीट का है, डेक्यूसेट टेट्राड। क्या कहेंगे इसको? डेक्यूसेट टेट्राड। इसमें क्या है? सेल्स आर नॉट अलाइक। सेल्स जो है वो उनकी सारी सेल्स की जो साइज़ है वो सेम नहीं होती, ये बात याद रखना। डेक्यूसेट, ये टेट्राहेड्रल और डेक्यूसेट, इसमें आपको 3 सेल्स दिख रही है लेकिन होती है 4 है। इसमें इक्वल साइज़ की होती है, इसमें इक्वल साइज़ की नहीं होती। ठीक है, आगे समझ। अब नोट डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नोट डालो। इसके बाद हम बताएंगे कि टेट्राहेड्रल टेट्राड किस में होती है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड किस में होती है, लीनियर किस में होती है, ऐसे हम इनके एग्जांपल्स लिखेंगे। ठीक है, ये नीट का पार्ट है मेन। तो मैक्सिमम डायकोट्स में कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। मैक्सिमम मोनोकोट्स में, देखो ये आपको याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। मैक्सिमम मोनोकोट्स में होती है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इनको बस याद कर लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। आइसोबाइलेटरल टेट्राड इतना ही आता है नीट में, इससे बाहर नहीं आएगा। आइसोबाइलेटरल टेट्राड। मेगास्पोर, मेगास्पोर कौन सा होता है? फीमेल स्पोर। अभी हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा था ना अभी हमने। अब मेगास्पोर का बता रही हूँ, इसमें एक मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अभी हमने मेगास्पोर पढ़ा नहीं है, इसमें एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। इसमें कौन सा टेट्राड होता है? लीनियर टेट्राड। ठीक, उसके बाद है इन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ये एक फ्लावर है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ई आएगा यहाँ पे, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इसमें क्या होता है? सभी टाइप्स के टेट्राड होते हैं, ऑल 5। हमने ऊपर 5 टाइप्स के टेट्राड पढ़े ना, तो ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड आर फाउंड इस फ्लावर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में सब 5 टाइप के टेट्राड्स मिलते हैं। ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड आर फाउंड। आगे समझ, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इस पर कितने भी स्टार लगा के लिख लो इसे। ठीक है, अब क्या है? अब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, so next is the structure of the pollen grain. ये चैप्टर ना लंबा बहुत है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का देखो स्ट्रक्चर में भी मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। इसमें अभी एक नीट का पार्ट भी आएगा, बहुत ज़्यादा वो बोर्ड में कम आता है, नीट में ज़्यादा आएगा, वो मैं आपको भी बता दूँगी कौन सा पार्ट है वो नीट का। देखो हम नीट की यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नीट की तैयारी कर ली ना तो बोर्ड्स की ऑब्वियसली हो ही रही है आपकी तैयारी। ठीक है, बोर्ड्स में इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता, बल्कि इससे कम ही आता है। बोर्ड्स में आपको ये है कि आप रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, आप कोई सैम्पल पेपर्स वगैरह लगा लेना बोर्ड्स के टाइम पे। ठीक है, ठीक, ये आप मान लो एक पोलन ग्रेन है।
अब मैं इसमें पार्ट्स बताती हूँ। ये हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, एग्जाइम। दिस वन इज़ एग्जाइम। इसमें क्या क्या होता है, अब हमने पढ़ा था क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। पोलन किट में होते हैं ना, पोलन किट में हमने क्या क्या पार्ट्स पढ़े थे, फैट्स, ऑयल, केरोटिनॉइड्स और एक पार्ट और पढ़ा था स्पोरोपोलिनिन। ये तो पोलन किट के पार्ट हो गए। और स्पोरोपोलिनिन हमने पढ़ा था पीछे, होता है इसमें स्पोरोपोलिनिन। एग्जाइन किस किस चीज़ों का बना होता है, तो इन चीज़ों का एग्जाइन बना होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके पीछे। अब इसलिए इस वाले अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इंटाइन। आगे समझ, अंदर वाली मेम्ब्रेन को कहेंगे इंटाइन। उसके बाद देखो ये वाला जो सेल होता है इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। इसको हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला जो सेल है, ये जो पूरा सेल है, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। वेजिटेटिव सेल जो है फ्लोट्स इन द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर क्या फ्लोट कर रहा है, जनरेटिव सेल। ये जो अंदर वाला है इसको आप फील करते हो, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे जर्म पोर। क्या होती है ये, जर्म पोर। जर्म पोर जो स्पेस होती है जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होती है, जर्म पोर इज स्पेस वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट, ठीक है। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल आपको समझ में आ गया। जर्म पोर। और देखो अब जो जर्म पोर होती है ना, इसमें क्या क्या होता है, ये तो होती है पोर इस टाइप की, जैसे गोला होता है इसको हम कहते हैं पोर। और ये जो एस टाइप की होती है ना, यहाँ पे तो ये देखो ये गोला वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस टाइप की इसको हम कहते हैं, इसको तो हम कहेंगे पोर, इसको हम क्या कहेंगे, कोल्प। इसको हम कहेंगे जर्म कोल्प। क्या कहेंगे, जर्म कोल्प, ठीक है। ऐसे वाला स्लिट है तो इसको हम कहेंगे जर्म कोल्प। ऐसे वाला स्लिट है तो हम इसको कहेंगे जर्म पोर, ठीक है। आगे समझ में, ये नीट वाला पार्ट था जो मैं आपको कह रही थी, दिस वन इज़ नीट पार्ट, ठीक है। अब देखो जर्म पोर के बारे में नीचे बता रही हूँ, जर्म पोर के बारे में ही बता रही हूँ यहाँ पे 1, 2 और 3। मान लो अगर 1 पोर है, पूरे पोलन ग्रेन में 1 पोर है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोरेट। पूरे पोलन ग्रेन में 1 पोर है तो इसको कहेंगे मोनोपोरेट। 2 पोर्स हैं तो हम इसको कहेंगे बाइपोरेट। अब जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है इसमें हमने 3 पोर्स बनाए, 1, 2 एंड 3। इसमें हमने 3 पोर्स बनाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइपोरेट। ये नीट वाला पार्ट करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब कोल्प जो है, कोल्प में भी ऐसी होती है, जिसमें 1 कोल्प होता है उसको कहेंगे मोनोकोल्पेट, जिसमें 2 कोल्प होते हैं उसमें हम कहेंगे बाइकोल्पेट, 3 होते तो हम क्या कहेंगे, ट्राइकोल्पेट। आगे समझ में, ये वाला पार्ट नीट वाला था, ध्यान रखना इसको। अब एक नोट डाल के लिख लो, इसका भी एग्जांपल लिख लो कि कोल्प किस में होता है। ट्राइकोल्पेट कंडीशन जो है वो किस में होती है, मैक्सिमम डाइकोट्स में कौन सी होती है कंडीशन, ट्राइकोल्पेट। मैक्सिमम डाइकोट्स में ट्राइकोल्पेट कंडीशन होती है, ठीक है। आगे समझ, इसको लिख लेना नोट डाल के। ठीक है। अब देखो क्या है, एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे देखना। ये हुई माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, फिर माइक्रोस्पोर बना, ये माइक्रोस्पोर है, इसको हम लिख देते हैं, दिस वन इज़ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। ये बन गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होता है, ये मान लो ये अंदर वेजिटेटिव सेल है, इसमें क्या हुआ, असिमेट्रिकल स्पिंडल बन गया। ये पोलन ग्रेन के जो अंदर है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये क्या बना देता है, असिमेट्रिकल स्पिंडल। असिमेट्रिकल स्पिंडल आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें माइटोसिस हुई। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले क्या था, माइक्रोस्पोर से बना पोलन ग्रेन से बना, पोलन ग्रेन में क्या हुआ, असिमेट्रिकल स्पिंडल हुआ तो माइटोसिस हो गई। ये सेल जो है वो 2 में डिवाइड होगी, असिमेट्रिकल स्पिंडल से माइटोसिस हुई। ये जो सेल है ये धागे होते हैं, ये ऐसे ये धागे होते हैं ना, आपने पढ़ा है असिमेट्रिकल स्पिंडल क्या होता है। तो ये सेल जो है वो 2 में डिवाइड होगी, ये सेल किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस वन इज जनरेटिव सेल, ये बाद में साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है, बाद में। सो दिस इज जनरेटिव सेल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटर फ्लोट्स
इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बाद में ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाता है। ये जो ऊपर वाला सेल है, इस कंप्लीट सेल को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको हम कहेंगे ट्यूब सेल। ट्यूब सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल है वही आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब आगे कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे इलोंगेट होकर क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। आप लिख लेना वाई वेजिटेटिव सेल इज कॉल्ड ट्यूब सेल बिकॉज द वेजिटेटिव सेल लेटर इलोंगेट्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। ये लाइन लिख लेना, मैं अभी लिखवा नहीं रही, ठीक है? आप लिख लेना। वेजिटेटिव सेल में क्या क्या होता है? ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये वाला है ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये दो है ये वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। वेजिटेटिव सेल का ये वैक्यूल होता है, ठीक है? आगे समझ। अब वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बोर्ड्स में भी आता है, नीट में भी आता है, आता ही आता है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फैक्ट्स डाल के लिख लो यहाँ पे, नीट का ज़्यादा आता है, ठीक है? ठीक, अब समझो, देखो ये किसका फ्लावर है? इट इज़ अ फ्लावर ऑफ आर्क। फ्लावर ऑफ आर्क, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम क्या कहेंगे? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। साइंटिफिक नेम इज़ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहते हैं आर्क, फ्लावर ऑफ आर्क, ठीक है? तो इस ये डॉटी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो डॉट दी हुई है ये तो है एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ मेल पार्ट, स्टेमन, ये तो है स्टेमन। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एंड्रोशियम को, यहाँ इस वाले फ्लावर में एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर अपैरेटस। क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लिख दो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ट्रांसलेटर अपैरेटस, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटर अपैरेटस, ठीक है? उसके बाद ये जो क्या होता है? ये फ्यूजन ऑफ, ये जो डंडिया है ना, ये स्टिग्मा है, फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा। कितनी स्टिग्मा है? 1 2 3 4 5, फ्यूजन ऑफ 5 स्टिग्मा। और इसको हम क्या कहते हैं? 5 स्टिग्मा के फ्यूजन को क्या कहते हैं? डिस्क। 5 स्टिग्मा इनके फ्यूजन को क्या कहेंगे? डिस्क। ट्रांसलेटर अपैरेटस कितने हैं? 5 ही है ना ट्रांसलेटर अपैरेटस, तो ये लिख दो 5 इन नंबर। ट्रांसलेटर अपैरेटस को ही एंड्रोशियम कहा गया, मेल पार्ट इज ट्रांसलेटर अपैरेटस हियर, ठीक है? अब इसके जो फ्लावर ऑफ आर्क है, इसके एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि इतना हो गया, ठीक है? इसके बाद हम इसके एंड्रोशियम के फ्लावर का इस फ्लावर के एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, ये भी नीट का है, ऑफ फ्लावर ऑफ आर्क, बोर्ड में भी आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम ऑफ फ्लावर ऑफ आर्क, फ्लावर ऑफ आर्क के एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। ये एंड्रोशियम उसमें डॉट दिखाते हैं ना, तो ये डॉट हुई, ठीक है? इसमें क्या होता है? हमें वो दिखाते डॉट ही है, बट लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर होता कैसे एग्जैक्टली? वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो एंड्रोशियम है तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, मेल पार्ट है तो मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, तो अभी बताती हूँ कौन से होते हैं पोलन ग्रेन्स यहाँ पे, ठीक है? ये जो डॉट वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्पस्क्यूलम। क्या कहेंगे? कॉर्पस्क्यूलम, ठीक है? इसको हम कहते हैं कॉर्डिकल, ये जो ये लाइन है इसको हम कहेंगे कॉर्डिकल, जिससे ये जॉइंट होते हैं, ठीक है? कॉर्डिकल। और ये जो होते हैं, ये जो 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहेंगे पोलिनिया। These 2 sac like structures are called पोलिनिया। ये जो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर पोलिनिया के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। पोलिनिया के अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन। पोलिनिया के अंदर पोलन ग्रेन सिंगुलर, पोलिनिया प्लूरल होता है, पोलिनियम सिंगुलर होता है, ठीक है? और क्या होता है ये हमने किसका पढ़ा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का अदर नेम क्या है इस फ्लावर में? ट्रांसलेटर अपैरेटस। तो ये किसका स्ट्रक्चर था? ट्रांसलेटर अपैरेटस का। आगे समझ, ठीक है? अब क्या इंसेक्ट जो है वो इन ट्रांसलेटर अपैरेटस को
ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल पार्ट पे, ताकि जो है वो पॉलिनेशन हो जाए। आगे समझ, फीमेल गैमीट पे, फीमेल पार्ट पे ट्रांसलेटर अपैरेटस को इंसेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए। आगे समझ, तो क्या लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, इंसेक्ट ट्रांसफर्स द ट्रांसलेटर अपैरेटस, स्लेटर अपैरेटस। ठीक, इंसेक्ट से होते हैं यहाँ पे, इंसेक्ट। ओके, अब पढ़ लेते हैं पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स। पोलन टैबलेट्स और सिरप्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होती है। ठीक है, एज वेस्टर्न कंट्री में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे पोलन टैबलेट्स एंड सिरप तक। ठीक है, इसके बाद बचेगा एरो एलर्जेंस एंड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड पोलन बैंक्स। फिर थोड़ा सा पार्ट और बचेगा, मेल वाला जो कह रही हूँ मैं, मेल वाला थोड़ा सा पार्ट और बचेगा, फिर उसके बाद फीमेल पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों फूड की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी बहुत जल्दी ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें कौन कौन यूज़ करता है, एथलीट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए भागने के लिए, है ना। और रेसिंग हॉर्सेस को भी भागने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए पोलन ग्रेन्स का यूज़ करते हैं वो एज अ एनर्जी लेने के लिए। वो किसका यूज़ करते हैं, पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, या पोलन ग्रेन्स डायरेक्ट पोलन ग्रेन्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट पोलन ग्रेन नहीं ले सकता, क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलिन होता है जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होता। ठीक है, स्पोरोपोलिन जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, डायरेक्ट पोलन ग्रेन को नहीं ले सकते, इसीलिए पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों होते हैं, इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है, इसमें होते हैं फैट्स और ऑयल्स, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, इसीलिए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इनको कैसे यूज़ करते हैं, एज फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन्स है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन्स cannot be digested because of स्पोरोपोलिन बहुत ज़्यादा, मतलब वो अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जब वो डिग्रेडेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं तो डाइजेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बट दे हैव फैट्स, ऑयल्स। तो पोलन ग्रेन्स में स्पोरोपोलिन तो होता ही है, लेकिन वो तो डाइजेस्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए वो डायरेक्ट तो हम पोलन ग्रेन नहीं ले सकते, लेकिन पोलन ग्रेन्स में फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो कि क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, इसलिए हम पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स बनाते हैं। दे हैव फैट्स एंड ऑयल्स विच सर्व्स एज अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। कि कौन कौन यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय एथलीट्स, रेसिंग हॉर्सेस एट्सेट्रा, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो इन्हें यूज़ करते हैं, एथलीट्स, रेसिंग हॉर्सेस एट्सेट्रा। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का पार्ट बाद में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी मतलब वीडियो में कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल क्लियर योर डाउट्स। Thank you for watching our video. Do like, share and subscribe to our channel for more such content, and please join our telegram channel Gen Z Edu। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे DPPs आती रहेंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो वहाँ होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।